नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे कद्दावर नेता जसवंत सिंह जसोल को, जिन्होंने शिकस्त दी और राजनीति के साथ साथ गरीब जरूरतमंदों के लिए ये ट्रस्ट भी चलाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी की। उदयलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयलाल जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब आपको सहकारिता विभाग दिया, उस वक्त किसानों के हित में काम करने को लेकर क्या कोई आपके मन में प्लानिंग थी? कितनी प्राथमिकताएं रहीं जो आपने पूरी की अब तक? जिस दिन सहकारिता विभाग दिया उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जो बचपन में मैं पिताजी के साथ खेती करता था, उस समय जीएसएस ग्राम सेवा सहकारी समिति पर जाकर खाद बीज दवाइयाँ ऋण लेने का काम जो किया करते थे, वो विभाग मेरे पास आ गया है। लेकिन जो महसूस करता था मैं, जिसमें अनियमितता थी, इन सब संदर्भों को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यही कहा कि राजस्थान में कोऑपरेटिव एक कदम और आगे बढ़े, इस प्रकार से काम करो। आप ओबीसी के आदमी हो, किसान वर्ग से आते हो, यही सोच के मैंने आपको सहकारिता विभाग दिया है और किसानों के उत्थान के लिए काम करो। तो जो कुछ बदलाव करने की मंशा थी, इसलिए हमारी एक कमेटी भी बनाई मंत्रियों की, जिसमें प्रसादी लाल जी भी थे, मैं भी था, कटारिया जी भी थे, प्रमोद जैन भाया भी थे। और उस कमेटी की रिपोर्टों के आधार पर थोड़ा संशोधन हुए और चुनाव शुरू हो गए हैं। तो वो बदलाव आने से निसंदेह और भी मेरे मन में जो था वो पूरा हो नहीं पाया है। लेकिन अगली बार वापस सबको ऋण दे करके मैं अऋणी लोगों को शून्य करना चाहता हूँ, ताकि अऋणी समाप्त हो जाए तो सब सहकारिता से जुड़े और बिना ब्याज का ऋण किसानों को मिलता रहे। इससे निसंदेह किसान की हालत भी सुधरेगी और उनका सामाजिक दायित्व भी अच्छी तरह से वो पूरा कर पाएंगे। किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और किसानों को लेकर, क्योंकि आप भी किसान रहे, किसान परिवार से आते हैं, शायद यही प्राथमिकता मुख्यमंत्री की थी कि इस विभाग को आप बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे, चला सकेंगे और बेहतर कर सकेंगे। आपकी सोच क्या थी किसानों के हित में, और उस सोच को धरातल पर आपके अनुसार आपने कितना उतारा? किसानों के हित में ये सोच थी कि मैं चाहता हूँ कि समर्थन मूल्य पे माल जो खरीदा जाए, सभी किसानों को उसका लाभ मिले। और चाहे मैं किसान था, माल भी बेचते थे समर्थन मूल्य पे, लेकिन ये सब जानकारी बारीकी बाद में समझ आई कि जो सरकार है, भारत सरकार खरीद करवाती है समर्थन मूल्य पे, वो तो केवल जितनी पैदावार होती है उसका 5, 6, 7% तक ही खरीद पाते हैं, बाकी तो ओपन मार्केट में ही जाता है। मेरी इच्छा तो ये रहती है कि किसानों का जब बाजार मंदा हो तो समर्थन मूल्य पे जितना माल उनके पास हो सब वो सरकार खरीदे और किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ऐसी कल्पना में किया करता था कि अपनी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे। लेकिन चूंकि समर्थन मूल्य पे जिन्स खरीदने का काम, किसानों का माल खरीदने का काम सब भारत सरकार का है, राजस्थान सरकार के पास और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं रह सकते कि वो किसानों का सभी फसल पूरी खरीद सके। इसलिए भारत सरकार का सहयोग मिले तो किसानों का और उत्थान ज़्यादा हो सकता है। बाकी तो मतलब समर्थन मूल्य के अभाव में कई बार भाव बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और किसानों को होने पौने दावों पर माल बेचना बाजार में पड़ता है, जिससे बिचौलिए ज़्यादा पैसे कमाते हैं और किसान वैसी स्थिति में रह जाता है। बिल्कुल। आम जन की नज़र में सहकारिता विभाग की को लेकर धारणाएं बहुत अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ों को लेकर। बतौर मंत्री इस छवि को सुधारने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? क्योंकि लंबे वक्त से और एक माइंडसेट हो जाता है विभागों को लेकर भी। जब सहकारिता विभाग बना था उस समय जो नियम और कानून ये जिस समय की नेता थे, उनकी सोच साफ सुथरी थी और उन्होंने सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़कर ही बनाया। और जीएसएस का पूरा काम ग्राम सेवा सहकारी समिति करेगी, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। और जब मैं विधायक था, अब 93 से 98 तक शेखावत साहब, भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी ये विधानसभा में आया था। तो उन्होंने जीएसएस के अध्यक्ष को ये अधिकार दिए थे कि आप व्यवस्थापक अपने भर्ती करो और अब व्यवस्थापक की तनख्वाह भी आप अपने जीएसएस से निकालो, सरकार उसमें कोई वहन नहीं करेगी। इसलिए उन सभी अध्यक्ष जो जीएसएस के निर्वाचित होते हैं वो सचिव लगाने लग गए। उन्होंने सचिव लगाए तो सचिव इतने चालाक और इतने होशियार निकले कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने तो नौकरी ज्वाइन की जो की, लेकिन उनके लड़के भी नौकरी करने लग गए। अध्यक्ष बदल जाते थे लेकिन सचिव कभी नहीं बदले।
और बाद में तो ये स्थिति है कि सचिव इतने पावरफुल हो गए कि अध्यक्ष भी वही प्रभावित करके निर्वाचित कराने लग गए। इस कारण से इस तरफ कोई सही ऑडिट नहीं हो पाई, देख नहीं पाए, और इससे जीएसएस में काफ़ी घपले हुए और उसका नुकसान सहकारिता विभाग को हुआ। इसलिए थोड़ा हाशुमार इसीलिए लोगों की निगाह में सहकारिता विभाग का वो स्थान नहीं है, ये मैं मानता हूँ। होना चाहिए था। राष्ट्रीय मसाला मेले का भी आयोजन किया गया, लेकिन ये आयोजन राजधानी तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या कुछ तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिले स्तर तक भी इसे आगे बढ़ाया जाए? नहीं, प्रयास तो किए थे, लेकिन देखो आज की तारीख में मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लड़के भी आ रहे हैं, वो नवाचार प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। तो सहकारिता में तो सरकारी काम तो थोड़ा तौर तरीके नियम कानून से ही होता है, नियम बनाना और उसके अनुपालना में होता है। सरकारी कर्मचारी होता है, निजी काम काम होता है। आदमी रात को 12-1 बजे तक भी अपनी दुकान खुली रखता है, इसमें ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए बाजार से उस तरह से नहीं है, इसलिए इसमें नहीं आगे पूरा कंपटीशन नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में अगर उचित तरीके से काम किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका स्कोप काफ़ी है। वहाँ जीएसएस पे अगर सब तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप अगर खोल दिए जाए जीएसएस द्वारा तो बढ़िया काम हो सकेगा, और सचिव जो लगा रहता है वो काम भी कर पाएगा। लेकिन ओपन मार्केट में तो इतना कंपटीशन है कि सरकारी टिक नहीं पाता है। किसानों की ऋण माफी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है और लगातार यही कह रहा है कि ऋण माफी हुई नहीं है, जो वादे किए गए थे चुनाव के वक्त में और चुनाव के बाद भी ये बात कही गई थी। सच्चाई क्या है? कितने % हो सकता है कि पूरी तरह से ना हो, लेकिन कितने % है कि हाँ किसानों के ऋण माफ किए गए? हमने जितना वादा जनता किसानों से किया था, राहुल गांधी जी ने जितना वादा किया था उतना वादा हमने 100% पूरा कर दिया है। लेकिन चूंकि हमारे लोकतंत्र की नींव भी इसके ऊपर रखी गई है कि कोई सत्ता में बैठा हुआ आदमी कितना भी बहुत बढ़िया काम करे, लेकिन उसका विरोध करो, किसी भी तरीके सही काम की कभी तारीफ करना विपक्ष सीखा ही नहीं। तो सही काम तो कभी किया नहीं, और जो हमने अच्छा किया उस पर बुराई करते रहे। उन्होंने भी ऋण माफ़ी की थी, 50,000 तक का ऋण उन्होंने माफ़ किया था, लेकिन जो उन्होंने नियम बाद में बनाए उसके अनुसार किसी का 10,000 न किसी का 15,000 न किसी का 20,000 न किसी का 25,000 ऋण माफ़ हुआ। 35,000 40,000 से ज़्यादा तो किसी का हुआ ही नहीं, और वो भी व्यवस्थापकों के हाथ में गया। ऋण किसी और के नाम पर था और व्यवस्थापक ने अपने नाम उसका फर्जी नाम लिख के ऋण उठा के अपने काम में ले रखा था, क्योंकि बिना ब्याज का मिलता है, इसीलिए घपले होते थे। और उन्होंने वापस जब ऋण माफ़ी हुई तो पैसा उसका जमा कर लिया और पैसे अपनी जेब में रख लिए। उससे मेरे मंत्री बनते ही और हमारी सरकार बनती, जब ये सब तरफ से शिकायतें आने लग गई तो हमने उस ऋण माफ़ी को थोड़ा विलंब भी किया, 2-3 महीने। लेकिन हमने पूरा सिस्टम ऑनलाइन आधार आधारित सत्यापन करने के बाद, किसान की वेरिफिकेशन करने के बाद कि सही किसान यही है, उसके बाद ऋण माफ़ करना शुरू किया। तो वो गलत हाथों में पैसे नहीं गए और साफ़ सुथरा काम हुआ। उसका भी विपक्ष ने उस समय बहुत हाई तौबा मचाया, और एक दिन तो जब हम ऋण का पट्टा मतलब सर्टिफिकेट देने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले इन्होंने रातों रात विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करने का निर्णय भी ले लिया, और इन्होंने जिला मुख्यालय प्रदर्शन भी किए। लेकिन उसमें किसान कोई नहीं जुड़ा, उसमें केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनका सहकारिता से कोई लेन देना नहीं था, वो लोग ही धरने पर बैठे। किसान हमारे से खुश थे, हमने ऋण माफ़ी की। और हमने आज मैं कोई ऋण देता हूँ या लेता हूँ तो मैं मेरे घर की बात करता हूँ। ये जो मुद्दा बना रहे हैं विपक्ष वाले, ये कह रहे हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है उनका ऋण भी आप माफ़ करो। और हमने वादा किया था हमारे बैंकों का ऋण माफ़ करना, क्योंकि जो मेरे पास पैसा होगा वही तो मैं किसी को ब्याज पे दूंगा या लूँगा, उधार लूँगा। जब हमारे नियंत्रण में 2 ही बैंक है, भूमि विकास बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक, तो उनके समस्त ऋण हमने माफ़ कर दिए। उसका जो वो वादा किया था 2 लाख रुपए तक का, और भूमि विकास बैंक में तो 7-7, 8-8 लाख रुपए तक भी किसान के माप हुए हैं, और उनकी समस्त भूमि हमने रहन मुक्त करा दी है। तो विपक्ष का काम है वो तो आरोप लगाना, बाकी किसान संतुष्ट है, ऋण सबका पूरा माफ हुआ। जो वादा किया था वो पूरा किया, 100%। ठीक। लेकिन आज भी गांव में सहकारी समितियों से ऋण लेने के लिए चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। क्या अभी व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है? नहीं, अब चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उसके बाद हमने जब आधार आधारित सत्यापन करने के बाद हमने ऋण वितरण शुरू किया तो गलत हाथों में पैसे नहीं गए, और कहीं से भी एक भी शिकायत मुझे आज दिन तक भी नहीं मिली कि मेरा पैसा दूसरे खाते में चला गया या मेरे को ऋण माफ़ी का लाभ नहीं मिला या मेरा ऋण बाकी रह गया। उससे उत्साहित होकर हमने सभी काम ऋण
बांटने का काम भी ऑनलाइन पद्धति से किया। MCL उसकी ज़मीन वो क्या बोएगा उसके आधार पर MCL बनाई जाती है मैक्सिमम लिमिट के लिए, उसके आधार पर उसकी साख तय होती है और उस साख के अनुसार बराबर ऋण दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, आर्थिक लिक्विडिटी हमारे हाथ में पैसा आता जा रहा है, वैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने जब ऋण माफ़ी के बाद निसंदेह बैंक का पैसा भी गया था, सरकार से भरपाई होने में थोड़ा समय लगा, तो हमने फर्स्ट में उनको 50% ऋण दिया, फिर 75 किया और पूरा MCL का तो पूरा क्या दे पूरी रहे हैं। मॉनिटरिंग होती है कि पूरे प्रदेश में हर जगह, कहीं हो सकता है एक दो जगह दिक्कतें आ रही हो, या फिर पूरी मॉनिटरिंग होती है कि अगर कहीं ऐसी समस्या है तो उसे दुरुस्त किया नहीं, पूरी मॉनिटरिंग होती है, सब ऑनलाइन है। केवल आधार आधारित MCL बन जाएगी, किसान अपना अंगूठा लगाएगा, उसी को ऋण मिलेगा और खुद का पैसा खुद निकाल सकता है। इससे किसान को किसी प्रकार की पीड़ा तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी हम 2 लाख का आंकड़ा तक टच नहीं कर पाए हैं। MCL भी इतनी बन रही है तो वो उतना पैसा हम दे रहे हैं और आज हमारे 22,000 करोड़ तक का टारगेट रखा था, तो 22,000 करोड़ के लगभग हम पहुँच गए हैं। पहुंच चुके हैं। ये बढ़िया है, कोशिशें लगातार जारी। उदयलाल जी, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी लगातार हमारे साथ बने हुए। उदयलाल जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे सवाल है, लेकिन राजस्थान में एक बड़ी समस्या हम माने तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेशकों को हो रही है। उनका कहना है कि कई बार अपने पैसे के लिए भटकना पड़ता है। निवेशकों की इन समस्या के लिए कितना सरकार इसे प्राथमिकता में ले रही है, आपका विभाग प्राथमिकता में ले रहा है? प्राथमिकता दे रखी, लेकिन जिन क्रेडिट सोसाइटियों की बात कर रही हैं आप और जिसका हल जल बाजार में है और जिससे लोग परेशान हैं और जिनमें पैसे डूबे हैं, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मल्टी स्टेट से मतलब जो सभी राज्यों में और भारत सरकार के नियंत्रण में आती है और सभी राज्यों में काम करती, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उनकी बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी उसी में डूबा है। आपके विभाग के अंतर्गत भी आने वाली कोई सोसाइटी है तो क्या उन पर तो एक्शन लिया जा सकता है? वो 50 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। राजस्थान में रजिस्टर्ड 50 सोसाइटियां हैं हमारे पास और स्टेट में जो काम करने वाली है वो 700 सोसाइटी है। टोटल 750 हैं, जिसमें से 50 वो है और 700 ये है। काफ़ी बड़ा अंतर है। और जो 500-700 हमारे नियंत्रण में है, जो राजस्थान स्टेट में काम करती है, उनके लेन देन का काम 17 करोड़ रुपए का मात्र है और जबकि इनका 1860 करोड़ से भी ऊपर का लेन देन था इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का, जो जिन लोगों के पैसे विवाद में पड़े। और किसानों की बात करते हैं, किसानों को राहत देने के लिए, किसानों का जो मुद्दा भी उठता है MSP को लेकर, उसमें किसानों को फायदा हो सके, क्या इस दिशा में भी राज्य सरकार कुछ सोच रही है, कुछ करने की कोशिश है? समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को लिखते रहते हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्री जी को लिखते रहते हैं, लेकिन समुचित पूरी खरीद होती नहीं है। जितनी उपज आती है उसके अनुसार अगर सरकार खरीदेगी तो निसंदेह किसानों को राहत मिलेगी। भारत सरकार में जो भी बैठे हैं उनका वादा भी है किसानों की आय दूनी की जाए। तो जब तक समर्थन मूल्य पूरा नहीं करेंगे और उस समर्थन मूल्य पे जो बाजार चल रहा है उस पे सब माल नहीं खरीदेंगे, जब तक किसानों की हालत सुधर नहीं सकती। कई बार किसान ये मुद्दा उठाते हैं कि आस पास उसके जो राज्य हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रियायत है कि हमारी सरकार कर सकती है लेकिन किया नहीं जा रहा है, तो क्या इन आरोपों में कोई सत्यता? नहीं, राजस्थान सरकार के लेवल पे तो कुछ केंद्र समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम टोटल भारत सरकार का है और भारत सरकार ही खरीदती है। कोई छोटा मोटा खरीद करनी हो कोई बाजरे आजरे की तो राजस्थान सरकार कर सकती है, लेकिन मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, चना, ये सब काम भारत सरकार की जुम्मे और वही खरीदती है। ये केवल आरोप लगाने के लिए कहते हैं कि राजस्थान सरकार भी खरीदे, लेकिन किसी भी सरकार के पास राजस्थान सरकार की बात नहीं करता। दूसरी स्टेट गवर्नमेंटें भी है हिंदुस्तान में, 33 गवर्नमेंटें और भी हैं, उनके पास भी इतने संसाधन नहीं होते कि वो किसानों की पूरी जींस खरीद सके। और सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर भी जरूरी कहा जाता है कि समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। कुछ समितियां गई कोर्ट से ऑर्डर भी लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव ना होना, क्या कोई राजनीतिक एजेंडा है इसके पीछे या क्या वजह है? हम चाहते साफ सुथरे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पहला आदेश है कि जल्दी जल्दी चुनाव कराओ, लोकतांत्रिक तरीके से सहकारी समितियाँ चलनी चाहिए, तो हम चुनाव के पक्ष में। लेकिन नए नियम बनाने में समय लग गया और हमने वार्ड गठित किए हैं और वार्ड गठित करने के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले
जो कोई जैसे इसके चुनाव होते थे, सहकारी समितियों के चुनाव होते थे, तो एक ही साथ में वो आदमी को 11 वोट डालने पड़ते हैं एक व्यक्ति को। 11 व्यक्तियों में 11 चिन्ह होते हैं ना, दो खड़े हो गए तो 22 चिन्ह हो जाते, तो मतदाता को याद नहीं रहता, शिक्षित भी नहीं है तो उनको याद भी नहीं रहता किसका क्या निशान है। इसलिए अब हमने वार्ड बना दिए हैं, तो वार्ड में एक वार्ड में एक कैंडिडेट ही होगा, तो 2 लड़े तो 2 नाम ही आएंगे, तो चुनाव आराम से कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि वो सुधार कर दिया और प्रक्रिया जारी है और चुनाव चालू है अभी। यानी कि अभी चल रहे हैं या जल्द हो जाएंगे? चल रहे हैं, जल्द समाप्त हो जाएंगे। मतलब जो इंतजार और जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर अब कम से कम विराम लग जाए। विराम लग जाए, बिल्कुल। और एक अहम सवाल है भी, क्या मान लिया जाए कि अब 2023 में विधानसभा चुनाव है, जहां एक तरफ कई विधायक और मंत्री हैं जो सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर उदय लाल अंजना की बात करें तो वो निम्बाहेड़ा से एक बार फिर से अपना प्रतिनिधित्व, निम्बाड़ा छोड़ के कहीं जाऊंगा, निम्बाड़ा से ही लड़ूंगा और वही से जो जनता फैसला करे वो जनता वो करेगी, लेकिन मेरे को निम्बाड़ा से ही लड़ना है। निम्बाहेड़ा से लगातार आप चुनाव लड़ते रहे, लगातार वहां से जीतते भी रहे, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं आप। कोई खास वजह? क्योंकि एक तरफ तो लोग जो और विधायक मंत्री कई बार सुरक्षित सीट की तलाश करते हैं कि इस बार यहाँ से लड़ने शायद जीतने के आसार हो, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी जनता, आपका विधानसभा क्षेत्र और आपकी जीतते हैं? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ वहाँ से। और जब जिन लोगों के बीच में 5 साल तक काम करते हैं तो वो एरिया छोड़ के क्यों जाए, इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी दूसरी विधानसभा सीट को तलाश भी करूं। इसलिए मैं अपनी सीट से ही लड़ूंगा। और मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी है वो भी मेरे अंदाज से नहीं जाएंगे। उन्होंने तलाश की थी, पहले अलग अलग जगह गए थे, पहले उन्होंने निम्बाड़ा से लड़ना चाहा एक बार, तो वो फिर उनको लगा कि हार जाऊंगा, तो वो बड़ी सारडी गए, बड़ी सारडी सर्वे कराया कि वहाँ भी हार जाऊंगा, तो फिर चित्तौड़ गए और चित्तौड़ से भी फिर वो हारे। तो इस प्रकार से क्यों भागे, अपनी एक जगह जो धरातल है उसी पे, उसी जमीन को मजबूत करें। तो इसलिए अब, क्योंकि ये तो निम्बाहेड़ा आपके विधानसभा क्षेत्र की बात हुई, आप चित्तौड़गढ़ से सांसद भी रहे हैं। 2024 में अगर पार्टी एक बार फिर से आपको सांसद के तौर पर ये जिम्मेदारी देना चाहेगी तो क्या आप उस चुनाव के लिए भी तैयार हैं? पार्टी जो भी जवाबदारी देगी कि उसके लिए सर्च तैयार रहेंगे। अब वो काम करेंगे जनता के बीच में, वो कोई ऐसे दाग नहीं लगाएंगे, जा नहीं सकते। इसलिए वो जो पार्टी आदेश देगी। इससे पहले मेरे को 2014 में झालोर से भी भेजा था लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं झालोर भी गया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ जातिगत समीकरण मेरे पक्ष में थे और सामने भी जातिगत आधारित था, तो वो रिजल्ट कुछ भी रहे। लेकिन पार्टी ने उस समय 14 में आदेश दिया कि आप लोकसभा लड़िए, तो वहाँ लोकसभा उस समय भी लड़ा था। अब भी आदेश देगी पार्टी तो लोकसभा भी लड़ेंगे। अब बतौर मंत्री, क्योंकि सहकारिता विभाग आप देख रहे हैं, कई नवाचार आपने किए, कई बदलाव करने की कोशिश जारी है। अब क्योंकि मान लीजिए तो 1 साल का वक्त और बचा हुआ है जहां पर आप कुछ काम कर सकते हैं अपने विभाग को लेकर, ऐसे में कौन सी वो बड़ी योजनाएं हैं या ऐसे आपकी प्राथमिकता में जिसे हर हाल में इस वक्त में पूरा करना है? वैसे तो जितने काम किए जाए कम ही होते हैं और ये 5 साल भी कम ही पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन अगर चुनाव के मद्देनजर बात की जाए तो चुनाव के मद्देनजर तो एक चुनाव समय पे समाप्त करके निर्वाचन का काम बिल्कुल समाप्त कर दें। हर 5 साल में चुनाव होते रहे हों, ऐसे नियम बन जाए ताकि 5 साल बाद, 5 साल होते जिस प्रकार से लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, स्वायत्त शासन विभाग, इनके चुनाव होते हैं, वैसे जीएसएस के चुनाव भी समय पे होते रहे 5 साल में। ऐसे नियम बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं और वो चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। अब कोई चुनाव बाकी नहीं रहेगा। और बाकी जो व्यवस्थापक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमें कैडर बेस बनाया जाए, तो वो फाइल चल रही, तो उसको व्यवस्थापकों को कैडर बेस बना करके स्क्रूटनिंग करके उनको लगाने का काम कर रहे हैं ताकि वो जवाबदारी समझे और अपनी जवाबदारी ज़्यादा महसूस कर सके व्यवस्थापक। इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि सहकारिता पर जो आरोप लगा हुआ है कि इसमें काफ़ी घपले हैं, वैसे घपले आगे नहीं हो सके। ठीक है। कांग्रेस की हम बात करें तो जब शपथ ली गई उसके बाद से ही कांग्रेस में बहुत उठापटक देखने को मिली। आपसी मतभेद हो, गतिरोध हो, दो फाड़ हो रही हो, बट गए हो अलग अलग, उसमें सवाल ही उठता है, विपक्ष भी सवाल उठाता है बार बार कि क्या कांग्रेस में वाकई में मतभेद है, गतिरोध है, ये सब एकजुट है 2023 के मद्देनजर भी बात करें तो, क्योंकि चुनाव तो अगले साल ही है। यूं व्यक्तिगत अपने अपने पद के लिए कोई कर सकता है, लेकिन पार्टी मंच पर सब एक साथ ही हमारे सभी नेता आते हैं। देखा होगा आपने पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत, पायलट साहब, माखन साहब और सब एक ही साथ घूमते फिरे। तो ये तो चलता रहता है, राजनीति है ही इसी का नाम। महाभारत और रामायण के टाइम में भी राज के लिए होती थी, तो आज भी होती है। लेकिन उसके बाद जब पार्टी को किसी विपक्ष से लड़ना होता है तो पार्टी एकजुट है, एक साथ लड़ेगी।
लेकिन आपका भी लंबा दौर राजनीति में रहा है, राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? क्योंकि ये उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होती है जिसका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का नहीं रहता। ऐसे में इसमें आना, स्थिर रहना, लगातार जीत दर्ज करना और आज के वक्त में कितना बदलाव पाते हैं? ईश्वर की मेहरबानी है, माता पिता का आशीर्वाद है और वहाँ के कार्यकर्ताओं का पूरा आशीर्वाद है। मैं तो राजनीति में था नहीं कभी भी, और सरपंच का चुनाव हुआ तो भी मैं गांव में नहीं रहा। लेकिन जब सरपंच का चुनाव हो गया और जो उस समय प्रधान थे कांग्रेस के, उन्होंने मुझे आके कहा कि बेटा प्रधान का चुनाव तुझे लड़ना है, और समस्त कांग्रेसियों ने आकर के मुझे प्रेरित किया कि चुनाव प्रधान का तुम्हें लड़ना है। और कोई कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं था छोटी सादड़ी में, मैं प्रधान का चुनाव लड़ा और बहुत बड़ी हस्ती थी वो भी, उनके सामने लड़ा और चुनाव जीत गया। इससे राजनीति की तरफ प्रेरित हो गया, राजनीति में काम करते रहे। कोई हमारे वहाँ श्रीनिवास जी शारदा बहुत कद्दावर विधायक थे, लेकिन वो बीमार हो गए, कैंसर हो गया, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि बेटा मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, एमएलए का चुनाव लड़ो, विधायक का चुनाव लड़ो। तो मैंने उनके आशीर्वाद से ये लड़ना वो भी स्वीकार किया। उस समय मेरे सामने कोई कंपटीशन नहीं था। वो चुनाव हार गया, 90 में लड़ा था पहला चुनाव, तो 93 में जब सरकार गिर गई राम मंदिर के आधार पर वापस मिड टर्म पोल हुए, तो उस समय फिर वापस मेरी अकेली सीट उदयलाल आजना की निकली और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी। और उसके बाद 96 में जब चुनाव आए तो कोई जसवंत सिंह के सामने ज़्यादा उम्मीदवार भी नहीं थे, टिकट मांगने वाले नहीं थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ लीजिए, पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप लड़िए, मैं लड़ा तो जसवंत सिंह जी के सामने जीत गया। तो ये तो ईश्वर की मेहरबानी है, चलता रहता है कार्यक्रम। बाकी मेरी राजनीतिक लाइन नहीं थी, ना मेरे पिताजी कभी कोई राजनीति में थे, सामान्य किसान थे, ना पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ है, ना आगे कोई राजनीति करने वाला मेरे परिवार में है। यानी आपके बाद भी परिवार से कोई नहीं है ऐसा? कोई नहीं। और पहले और अब में कितना फर्क पाते हैं आप राजनीति, या फिर जो नए युवा आ रहे हैं उनकी सोच को लेकर, काम करने को लेकर? एज के अनुसार सब में जोश रहता है। जितना जोश उस समय भाग दौड़ का था, शायद आज थोड़ा शिथिल पड़ा होगा। तो युवा लड़कों को वो भाग दौड़ में नीचे के बेस से तैयार करके आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधान से जैसे मैं बढ़ा, वैसे नए लड़के भी प्रधान से और नीचे के पदों से आएंगे तो वो ज़्यादा सक्सेस होंगे राजनीति में। अच्छा, 2023 का विधानसभा चुनाव है, अभी जो 4 साल काम किया है, 1 साल का वक्त और करीब बचा है सरकार के लिए, फिर बजट हो, दूसरी योजनाएं हो, या फिर धरातल पर उन्हें पूरा करना, कोशिश आप सभी कर रहे हैं। लेकिन 2023 का चुनाव जब होगा तो कांग्रेस फिर से रिपीट होगी, ये हर एक कांग्रेस का नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह से मुख्यमंत्री का साफ सुथरा तरीका, और हर सरकारें जो होती है चुनाव साल में बढ़िया बजट देती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर बजट को चुनाव का बजट में आता है, इतना बढ़िया बजट दिया, जनता चारों तरफ तारीफ करी और विकास की गति को रुकने नहीं दिया। चाहे पार्टी में जैसा आप पहले विरोध की बात कर रही थी, कितने भी मीडिया में वो उछला गतिरोध आया भी सही, लेकिन उसके बाद भी विकास की गाड़ी को नहीं रुकने दिया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार वापस आएगी। और इतना बढ़िया बजट दिया, और बजट भी पहले देकर जो घोषणाएं की, लोग ये नहीं कह सकते कि आपने चुनाव जीतने के लिए ये घोषणाएं की है, वो आरोप नहीं लगे। इसलिए 1 साल पहले ही उनको वो घोषणा कर दी, और वो सब काम धरातल पर आज काम चल रहे हैं। तो जब तक हम चुनाव में जाएंगे वो काम भी पूरे हो जाएंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार वापस रिपीट होगी। चलिए उदयलाल जी, उम्मीद करते हैं हम कि जो उम्मीदें आप लोग ने भी लगा रखी है वो जल्द से जल्द पूरी हो, इस विभाग की छवि को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं वो पूरी हो, और इसके साथ ही जो शिकायतें इस विभाग से हैं उसे भी दुरुस्त किया जाए जल्द से जल्द, और लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने। आपका सहयोग भी बराबर मिलना चाहिए। आपके बाद 2-2 चैनल हो गए हैं, तो आपका सहयोग भी बराबर मिलना चाहिए। तो निसंदेह हम इस मामले में पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिन्होंने साफ कहा कि प्राथमिकताएं हैं और 1 साल को और वक्त बचा है सहकारिता मंत्री के तौर पर काम करने के लिए, और पूरी कोशिश है कि जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा किया जाए, और कॉन्फिडेंट सभी हैं इस बात को लेकर कि 2023 में भी वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।